हेलो, बैठ जाओ। नमस्कार भाई। सुन, नींद जैसे आया कि बोले क्या कुछ ऐसे जब भाग गया नींद खाना खा के। कॉफी लेना है, कॉफी। चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बताओ भाई, संविधानवाद का विचार सबसे पहले कहाँ आया? बेटा ये सारा अगर मैं पढ़ा दूंगा तो मेंस में क्या पढ़ोगे? मेंस का नोट खाया तुमने? उसमें लिखा है संविधानवाद का विचार कहाँ आया था। देखो ये सब बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ना। संविधानवाद क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, ये अमेरिका से निकला। अगर मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा बताने लग गया, वही तो मैं कह रहा हूं, मेंस की नोट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ लो नोट्स को, हैं? बाजार से कहीं खरीद लो, मिल जाएगा। पेड़ डलवा दें? लेकिन तुम अगर मेंस का नोट्स पढ़ोगे तो प्री मत देना इस बार। प्री अगर दो तो मेंस पढ़ने में कहां ध्यान लगाओगे? फिर कैसे पास, फिर कैसे प्री में पढ़ पाओगे? वो तो खुद ही नोट्स इतना मोटा है। अच्छा, जिनको नहीं देना है वो मेंस का नोट्स पढ़ लेना। बाबू मेंस का नोट्स अपलोड कर दो। 72वीं का मेंस का नोट्स का अपलोड कर दो। पॉलिटी का नोट्स ले लो, उससे ले लो। मैं भेजूं? भेजूं? है? सो लोगो लगा हुआ है, अंकित से ले लो। अभी ले लो, अपलोड कर दो। डन। चलो और बताओ, और कुछ? इतना ही डर था? सिलेबस का पीडीएफ? देखो एक बात बताऊं तुम्हें, सच्ची सच्ची, सब सिलेबस है। पॉलिटी का सिलेबस का पीडीएफ क्या लोगे तुम? संपूर्ण इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। सिलेबस थोड़ी ना पॉलिटी का कुछ लिखा है बीपीएससी ने, लिखा है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बीपीएससी साइड पे क्या लिखा है? पॉलिटी एंड। हो गया सिलेबस। बताओ क्या सिलेबस है पॉलिटी का? पॉलिटी एंड, वो मैंने तुम्हें बताया था कि ये पढ़ाऊंगा मैं सब। मैं दे सकता हूं क्या क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पढ़ते रहो ना फ्री हैंड। क्या सिलेबस विलेबस लिखो। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 1 से शुरुआत करेंगे, 395 खत्म हो जाएगा संविधान। बाकी पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नो सिलेबस। बाकी सिलेबस आप चाहो तो मैं डलवा दूंगा, पर सिलेबस है नहीं वो। किसी को बोल मत देना वो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस है ही नहीं पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, अब हमने कहां तक पहुंच गए थे? कल वाली बात को रिवीजन करते हैं। कहां तक पहुंचे थे? कहां तक? कैबिनेट मिशन, ओके। तो देखो भैया क्या आया, तो यहां से देखो। हमने कल बात करी थी कि भैया संविधान सभा को लेकर अंग्रेजों में बात छिड़ी, तो हम भारतीय संविधान सभा की मांग करी। तो संविधान सभा की मांग अंग्रेजों ने जो करी थी, तो सबसे पहले मांग किसने करी थी? 1800, जोर से बोलो। बाल गंगाधर किस विधेयक में करी थी? किसमें करी थी? स्वराज, अरे है ना, स्वराज बिल में। किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। 1900 किसमें करी? एम एन रॉय ने। 1900 किसने करी? एम एन मोतीलाल नेहरू ने। 1900 1900 अच्छा, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कौन से अधिवेशन? लखनऊ और अच्छा, संविधान सभा की सबसे पहली मांग कब हुई थी? ये औपचारिक थी अनौपचारिक? कैसी थी? औपचारिक। किसने करी? किसने करी? संविधान सभा की पहली मांग, संविधान सभा की संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग एम एन
एमेन, एमेन। संविधान सभा की मांग अंग्रेजों ने संविधान सभा देने को हाँ किया। 1940 में क्या आया? संविधान सभा देने की बात करी, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इंडिया से स्वीकार किया। उसके बाद कौन सा मिशन आया? कब आया? किसने भेजा? इस्तांबुल क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। उससे ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन। ये मिशन आया तो मिशन ये सर हमने स्वीकार किया। ब्रिटेन में चुनाव हुआ। कब चुनाव हुआ? 1900। सरकार किसकी बनी? लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी? लेबर पार्टी ने किसको हराया? जोर से बोलो। कंजर्वेटिव पार्टी को हराया तो लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री कौन बना? क्लीमेंट, क्लीमेंट। और कंजर्वेटिव पार्टी का प्रधानमंत्री कौन हारा? कौन हारा? तो क्लीमेंट दिल्ली ने भारत में कौन सा मिशन भेजा? कौन सा मिशन भेजा? मिशन प्लान 1940। डन। पहुंचो करंट मिशन प्लान 1940 पे। अच्छा सुनो, एक चीज तुम्हारी क्लास में रह गई है जो मैंने ध्यान नहीं दिया था। वो शुरुआत में मैं बताता हूं कि भारत में मैंने बताता है, शुरुआत में बताता हूं मैं कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, बताता ना। तो पहले पेज के आसपास कोई सबसे पहला पेज खाली है क्या? थोड़ा सा हल्का सा मैं लिखा देता हूं। सबसे पहला पेज खाली है बस, या इसके इधर लिख लो आप, जहां अपने सिलेबस की जगह छोड़ी हो वहां लिख लो। सब राजनीति विज्ञान का जनक कौन था? छोटी सी बात ना, एक दो थोड़े थोड़े पॉइंट। वो हमारा रह गया था, मुझे उस बैच में भी छोड़ दिया था मैंने, वहां याद दिलाया बच्चों ने कल मुझे, तो याद आया कि तुम्हें भी लिखाई दूंगा। देखो सुनो सुनो, राजनीति विज्ञान के बारे में जब हम जानते हैं, अब करंट मिशन में आगे बढ़ेंगे हम, पहले ये समझ लो। देखो राजनीति विज्ञान जो है ना मेरे लाड लो, राजनीति विज्ञान, क्या बोला मैंने? तो राजनीति विज्ञान का सबसे पहला विचारक था, उसका नाम था सोक्रेटिस। क्या नाम था? इसे कहते हैं सुकरात। क्या कहते हैं? अब सुकरात दुनिया में सबसे पहला विचारक था, ऐसा माना जाता है। ये सुकरात जो था ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, ये पढ़ा लिखा नहीं था। दुनिया में सुकरात सबसे पहला विचारक था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। अब जो सुकरात है ये पढ़ा लिखा नहीं था। अब सुकरात जो है इसको किसी से हो गई प्यार मोहब्बत। अब सुकरात को राजा ने क्या किया? इसको पीटा, इसको उल्टा लटका दिया, इसको पीटता रहा पीटता रहा पीटता रहा। तो सुकरात ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई। सुकरात ने बोला ऐसा क्या राजा जनता को पीट रहा है, ऐसा थोड़ा राजा होना चाहिए। तो सुकरात ने पहली बार राजा के ऊपर आवाज उठाई। और राजा कौन होता है? राजा का मतलब है भगवान का पुत्र, किंग ऑफ भगवान का पुत्र, सन ऑफ गॉड, भगवान का पुत्र। तो राजा भगवान का पुत्र है। और पहली बार राजा को लेकर आवाज उठी कि भैया राजा की जो सत्ता है, राजा की सत्ता को लेकर क्या उठी? आवाज उठी कि राजा भगवान का पुत्र है। और राजा की सत्ता को लेकर जो है आवाज उठी, बातचीत उठना शुरू हुआ। जब आवाज उठी कि भाई राजा खराब होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो सुकरात ने जो बातें कही, भाई कितनी बड़ी बात है कि राजा पे सवाल उठाए। सुकरात ने जो बातें कही, सारी बातों के बच्चे ने सुना, उसका नाम था प्लेटो। क्या नाम था? और सुकरात ने जो जो बोला, सुकरात तो अनपढ़ था, सुकरात ने जो जो बोला, उन सारी बातों को, सुकरात ने जो कहा उन सारी बातों को प्लेटो ने किताब में लिखा। और उस किताब का नाम था द रिपब्लिक। क्या नाम था? द रिपब्लिक। क्या नाम था? और ये बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा भी देखो, सुकरात को क्या समझ आया? सुकरात के बाद जब प्लेटो को समझ आया कि एक बात बताओ, आदमी सब बनते हैं, आदमी पढ़ाई करते हैं चपरासी बनने की, कांस्टेबल बनने की, दरोगा बनने की, सिपाही बनने की, मिस्त्री बनने की, इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की। सुकरात को लगा कि सब तो बेकार है, अगर यही पढ़ाई ना करे आदमी कि राजा कैसे बना जाएगा, राजा मतलब सरकार चलाने वाला आदमी कैसे बना जाएगा। तो सुकरात ने क्या किया? इस सुकरात ने एक अकेडमी खोल दी। कहा ये तो बहुत बड़ी बात है कि राजा कैसा होना चाहिए, और एक अकेडमी खोली, इसका नाम था द अकेडमी। क्या नाम था?
और द अकेडमी जो खोली, ये द अकेडमी पढ़ती थी एथेंस में। कहां थी ये? एथेंस में द अकेडमी सुकरात ने ओपन कर दी। और इस द अकेडमी में पढ़ाया जाने लगा विज्ञान, राजनीति विज्ञान। यहां पढ़ने लगे बच्चे कि नेता कैसे बनेगा, राजा कैसे बनेगा, राजा बनने के क्या गुण होने चाहिए। और राजा बनने की पढ़ाई यहां पर होने लगी। जब राजा बनने की यहां पढ़ाई होने लगी मेरे लाड़ लोग, तो इसी प्लेटो से, इसी स्कूल से पढ़ के एक आदमी निकला जिसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। क्या नाम था? इसी से पढ़ के निकला अरस्तु, जिसे हम बोलते हैं अरिस्टोटल महान। अरस्तु भी निकला इससे। कौन निकला? अरस्तु। और अरस्तु जब पढ़ के इससे निकला, तो अरस्तु जो है वो राजनीति विज्ञान को समझ चुका था। अब ये कहता था राजा को प्यार करने वाला होना चाहिए। इसने कहा राजा ऐसा हो जो बहुत अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, दार्शनिक हो। अरस्तु ने कहा कि राजा राजा ऐसा हो जिसे एक काम अच्छे से आता हो, और वो क्या है? राजनीति। क्या आता हो? राज। तो इसने राजनीति नाम के शब्द का प्रयोग किया, और इसने किताब लिखी जिसका नाम था द पॉलिटिक्स। क्या लिखी? क्या? कौन सी किताब लिखी? द पॉलिटिक्स। कौन सी किताब लिखी? द पॉलिटिक्स नाम की इसने पुस्तक लिखी, द पॉलिटिक्स नाम की किताब लिखी। और इसी ने इस शब्द का प्रयोग किया, तो लोगों ने कहा मिल गया। बोला क्या? बोला मिल गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये राजनीति विज्ञान का जनक था। अब जो पॉलिटिकल साइंस का फादर हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस आती हो, फिर कई विषयों का बाप बन गया। जैसे जूलॉजी, इसने कई विषयों का बाप है, क्योंकि इसने फिर सब पढ़ दिया। जब इसको राजनीति समझ आने लगी, इसने कहा कि सब कुछ चलाता है, इससे चलता है सब कुछ मामला, तो इसके बाद ये कई विषयों का बाप बन गया। फादर ऑफ मैनी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के अलावा। और इसी ने पॉलिटिकल साइंस के आगे साइंस लगवा रखी है। इट इज जस्ट साइंस, नॉट एन आर्ट। तो पॉलिटिकल साइंस को विदेश में विज्ञान में पढ़ाया जाता है, इससे एमएससी होती है। इंडिया में आर्ट है, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड में जाओगे तो वहीं विज्ञान है। भूगोल होना चाहिए था, जबकि विज्ञान, भूगोल आर्ट है। विश्व की यूनिवर्सिटी में भूगोल आर्ट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस विज्ञान है, क्योंकि होनी चाहिए थी विज्ञान, लेकिन उसने विज्ञान घोषित कर दिया इसको कि विज्ञान है। उसका कारण दूसरा है, इसमें जो भी होता है वो निश्चित होता है। यानी पॉलिटिकल साइंस में वही होगा जो नेता चाहेंगे, निश्चित है। एक चाल चलोगे तो उस चाल में दूसरा आदमी फंस ही जाएगा। इसमें चेस बनाया जाता है किताब के ऊपर, और चेस का गेम ना दिमाग से और विज्ञान से चलता है, इसलिए इसका नाम है विज्ञान। अब देखो, इस अरस्तु ने एक चेला पढ़ाया अपना, और उस अरस्तु के चेला का नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। क्या नाम था? और इसको नाम दिया गया सिकंदर महा। क्या नाम दिया गया? और जिसका गुरु राजनीति विज्ञान का जनक हो, जिसे राजनीति विज्ञान आती हो, इसने पूरी दुनिया को रौंद दिया। तो ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं कि सुकरात का शिष्य कौन? प्लेटो का? अरस्तु का? द अकेडमी किसने खोली? प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी? अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी? अरस्तु क्या कहलाता है? अरस्तु का गुरु कौन? शिष्य कौन? इन्हें क्रम से लगवा लेता। आप लिखो, बनाओ इसको। बना लिए? ऐसे बनाओ सेम। द रिपब्लिक किताब है इसकी, बुक। ये भी इसकी किताब है, बुक। किताब है, बुक। लिखते जाओ। चलो, क्योंकि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान नाम का सदप्रयोग किया था सबसे पहले, इसलिए उसे जनक कहा जाता है राजनीति का। हरे कृष्णा नमः। इस समय ना देखा,
सर क्या कुछ और कारण था? कई सारे कारण थे। तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो कि यहाँ पे श्याम यादव? बहुत सारे कारण थे बेटा, इसी को पढ़ाऊं क्या? तुम एक बात समझ लो, कि मैं उतना ही बता रहा हूं जितना तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। ज्यादा बताना है? 1 अगस्त से क्लास शुरू हो रही है तुम्हारी मेरी। भटक क्यों रहे हो? कब से हो रही है? मैं अक्टूबर में छोड़ूंगा ना मैं। अभी से बता रहा हूं, हमारा तुम्हारा जो विदाई होगी अक्टूबर, 15 अक्टूबर के आसपास होगी। पॉलिटी खत्म हो जाएगी 15 अक्टूबर को। भाई 1 अगस्त से मेन शुरू हो जाएगा ना मेरा। मैं ही शुरू करूंगा इसी बैच में। 1 अगस्त से तुम्हें लेके चलूंगा, अक्टूबर में खत्म कर दूंगा 15 अक्टूबर तक। बीच में तुम्हें बस गैप दूंगा प्री प्री पेपर देने का, बस। खत्म, लिखो। तो घबरा क्यों रहे हो? जितना दर्द है सारा ठंडा कर दूंगा इसी क्लास में। बहुत लंबा सफर रहेगा ना हमारा। हाँ। है। बेटा तेरी आवाज यहां तक आ जाएगी? नहीं तुझे लगता है तेरी आवाज यहां तक आ जाएगी? तुझे लगता है ये बात? किसी को भी वहां से खड़ा होकर नहीं बोलना है, यहां तक के बच्चे बस बोल सकते हैं इतने, बाकी सबको आगे आना है। चलो डालो, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो गया सर? हाँ। तो मैं ना आपको पॉलिटिकल राउंड 1 करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? राउंड, पूरी पॉलिटी नहीं क्या, बस। राउंड 2 दोबारा करेंगे। डन। वहां भी यहीं से शुरू करूंगा, संविधानवाद से ही। राउंड 1 और राउंड 2 दोनों यहीं से शुरू होंगे। चलो बोल दे यार, क्या दर्द है, बता क्या है, सुना। हाँ। बुड़बक हो क्या तुम? अमेरिका के संविधान में शब्द ज्यादा है। अबे आर्टिकल तो 7 है, उसमें लिखे तो बहुत चीजें। तुम नहीं समझे शब्द और आर्टिकल में क्या अंतर है? अबे आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7। अमेरिका के संविधान में 7 ही आर्टिकल है। पर 7 तो आर्टिकल पर है इतना मोटा वो। क्या समझे? लो, कह रहा उसमें आर्टिकल कम है तो शब्द भी कम होगा। बेटा आर्टिकल कम है इसका मतलब शब्द कम होना जरूरी नहीं है। उसमें एक आर्टिकल में बहुत लिखा है। पूरा अमेरिका का संविधान, अब सोच, सोच। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? और अमेरिका में, तो अमेरिका बुड़बक है फिर। मतलब साथ में सब हो गया। छोटा कंट्री है क्या अमेरिका हमसे? वहां तो 50 राज्य हैं, हमारे यहां फिर। एक्चुअली इसीलिए वहां 7 आर्टिकल में, जैसे हमारे वहां बहुत कुछ लिखा है जो हमने 395 में लिखा है, तो हमारे शब्द भी बहुत है, तो वहां 7 में बहुत लंबा लिखा गया है। मोनेको का आर्टिकल, मोनेको में क्या है, आर्टिकल तो ज्यादा होंगे पर वहां शब्द कम है, लिख के छोड़ दिया। हाँ बेटा ये बैग इधर रखा करो यार। चलो भाई, कह दो भाई, तुम भी कह ही दो, सुनाओ। अभी तुमने संविधान सभा पढ़ ली? पढ़ के आया तो यहां तक पहुंच तो जान दे मुझे, क्या डाउट है ला? चल जैसे क्वेश्चन ना, मुझे ना क्वेश्चनों के नंबर बताने, क्या बताने, क्लास में से नंबर बोल देना है, मैं अपने आप बताता जाऊंगा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। डन, इतना ही करना है बस। क्वेश्चन नंबर बोलना है सिर्फ, कितना नंबर है, बस ऐसे ही बोलना है, सब सुन देख लिया करेंगे। डन, हटा। चलो मैं बताता जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 में ये है, 15 में ये, अपने आप बता जाऊं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोलना है, काम खत्म। सब समझ में आ जाएगा सबके। डन, चैप्टर वाइज करते जाओ, और क्वेश्चन नंबर जो ना हो क्वेश्चन नंबर बोलो, खेल खत्म। डन। चलो अब आगे देखो भाई,
अब हमारी जो संविधान सभा है, जो हमारी संविधान सभा है, इस संविधान सभा का हम निर्माण करेंगे। मैं तो एक बार मेंस के नोट दिखा दूं पहले, मैं एक बार मेंस के नोट भेज रहा हूँ, एक बार चल रुक जाओ, बोलना नहीं है, सुनो भाई, मुंह बंद कर लो, बहुत बोलते हो बे। सुनो बाबू, नोट्स खोल देना जरा, खोल दो, मैंने भेजा, आ गया नोट्स, मैंने व्हाट्सअप किया है, उसको खोल दो, वो ग्रुप है ना करण सर पीपीटी एमएच वाला। चलो उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, जल्दी करो थोड़ा सा तेजी के साथ। हाँ भाई, हाँ इसी को ओपन कर दो, देखो तो मैं इसका नोट दिखाता हूँ इस बार का, और सिलेबस देखो तुम क्या होता है मेंस का, खोलो भाई। एमसीक्यू तुम साथ में लगाते चलना, आज से एमसीक्यू हम लगा लेंगे क्योंकि हम टॉपिक पढ़ लेंगे। बेटा तू कर ले डाउनलोड, तो लिखाऊं, चलो खुल गया, खोल, डायरेक्ट ओपन कर दे, डायरेक्ट ऐसे ही बिना उसके। देखो ये मेंस का नोट्स है यहां, देखो ये नोट्स है मेंस का, इसमें ना ये सिलेबस, इसमें 300 टॉपिक्स हैं। तो जो आप पढ़ रहे हो वही दोबारा पढ़ोगे, बस यहां में एक राउंड वन आपको पढ़ाऊंगा हल्का हल्का, मतलब यहां भी 300 पेज पढ़ाई दूंगा, हल्का हल्का नहीं, काफी ज्यादा होगा वो, आपको कुछ नहीं आता होगा उसमें जो मैं पढ़ाऊंगा, चाहे तुमने किससे ही पढ़ाओ, प्री में भी, प्री में भी मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो मैं तुम्हें थोड़ा बताऊंगा प्री में, तब मेंस के लायक बनोगे, ठीक है। तो प्री में भी हम जो पढ़ेंगे वो तुम काफी चीजें पढ़ोगे, पर यहां ना, यहां कॉन्सेप्ट है, देखा संविधानवादी है, तो संविधानवाद क्या है, संविधान नैतिकता क्या है, कहां से, यहां सब है, ठीक है। ये डिटेल में होता है ना ये देखो सिलेबस ही सिलेबस है, नागरिकता, मौलिक अधिकार, आरक्षण, SC ST आरक्षण, इसके बारे में तुम प्री में ही पढ़ोगे हल्का हल्का, बेसिक बेसिक, आर्टिकल आर्टिकल्स, EWS, आरक्षण की योग्यता का महत्व, चुनौतियां, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ये सब, फ्री स्पीच, हेड स्पीच, 21 के महत्व, 21 समझ चुनौतियां, निजता का अधिकार, आलोचना, निवारण, नजरबंदी, DPSP का अर्थ, DPSC विशेषताएं, DPSP क्या है, दोनों में अंतर क्या है, मुफ्त बनाम कल्याण जो अभी चल रहा है, UCC क्या है, UCC पृष्ठभूमि क्या है, ये देखो, मौलिक कर्तव्य क्या है, विशेषताएं, आवश्यकता, आलोचना, राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचन, महत्व। तो आपके मन में जो भी सवाल उठ सकता है और आज जो भी अखबार में आ रहा है वो सबका उत्तर इसमें ही है, जो भी आप सोच सकते हो। तो आप राउंड वन में लेकिन इतना नहीं पढ़ा सकता मैं, राउंड वन में हम बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि आपका सिलेबस फिर ना, फिर तो वैसा हो जाता है बैच पूरा, संसद देख रहे हो ये सब है, तो ये टॉपिक्स का सिलेबस है, यानी अभी तक बताओ सिलेबस खत्म नहीं हुआ, ई गवर्नेंस, चुनाव, अब सिलेबस खत्म हुआ है यहां जाके, तो इसमें 300 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, ये सिलेबस था यहां तक, और यहां से है मेंस। डन, ये है मेंस। देखो संप्रभुता, अब वहां संप्रभुता पढ़ेंगे तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहां संप्रभुता देखो, ये है आप, ये आपको डल जाएगा, आप इसे देख सकते हो, ये तो आपको मिल ही जाएगा, इसको आप पढ़ो, ये है नोट देखो मेंस का। लेकिन अगर तुमने इसे प्री में पढ़ लिया तो तुम इसी को पढ़ पाओगे बस, तुम इसे पढ़ना
प्री के बाद, ठीक है। देखो ये है नोट्स, देखते रहना, मन मन बीच बीच में करे तो देख लेना खोल खोल के, ठीक है। चलो हटा दो भाई इसको, लीव इट, लगाओ, चलो प्री पे आओ। तो ज्यादा डाउट पूछने से बेटर इसको पढ़ लेना, डालो कैबिनेट मिशन। देखो कैबिनेट मिशन प्लान जो है, अब सुनते जाओ। कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये 24 मार्च 1946 को, कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। क्या बोलते हैं बेटा? कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को कहां आया? दिल्ली आया। इस कैबिनेट मिशन प्लान को किसने भेजा था? तो कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा था किसने? क्लीमेंट एटली की सरकार ने। अब एक बात बताओ, सबसे पहली बात, कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्रियों का समूह। तो इसका दूसरा नाम है मंत्रिमंडल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान में मंत्री थे, यानी कैबिनेट मिशन प्लान जो आया, इस कैबिनेट मिशन प्लान में क्लीमेंट एटली की सरकार थी, इस क्लीमेंट एटली की सरकार के इसमें मंत्री थे, और इन मंत्रियों को इसने भारत के अंदर भेजा। 24 मार्च 1946 को कहा गया? ये दिल्ली आ गया। अब देखो, जो भी कोई मिशन आता है तो मिशन के अंदर लोग होते हैं, एक मिशन का अध्यक्ष होता है, अरे हाँ है ना। तो ये जो मिशन इंडिया के अंदर आया, इस मिशन के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस जो है एक ये था। उसके बाद हुआ करता था एवी अलेक्जेंडर। कौन था? एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा कौन था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स पता है कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स वही है जिसने क्रिप्स मिशन भेजा था। कौन नाम है इसका? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये तीन आदमी आए, एवी अलेक्जेंडर, इसका नाम है एवी अलेक्जेंडर, और ये है स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये है पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस, ये तीनों कौन थे? मंत्री थे। अब इनके अलग अलग विभाग होंगे, अरे हाँ है ना। तो पैथिक लॉरेंस कौन था? ये था भारत मंत्री। कौन था एक? और यही था कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष। क्योंकि अध्यक्ष आगे चलता है या पीछे? तो ये कहां चल रहा है? तो ये कौन होगा? अरे बोलो हाँ या ना। अलेक्जेंडर कौन था? नेवल मंत्री। कौन सा था? ये था नेवी मंत्री। कौन सा था ये? नेवी मंत्री। और इसके बाद हुआ करता था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कौन था? व्यापार मंत्री। कौन था ये? व्यापार मंत्री। तो ये तीन मंत्री हुआ करते थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे का नाम क्या है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन तीन मंत्रियों में अलेक्जेंडर, इसके पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये मिशन भारत के अंदर आया 24 मार्च 1946 को। अब इस मिशन के उद्देश्य क्या थे? इस मिशन को क्या करना था भारत के अंदर? तो इस मिशन के भारत में दो काम थे। पहला काम तो यह था कि भारत में क्या करे, एक तो भारत में संविधान सभा बननी थी, तो एक था इसमें संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का चुनाव कराना, या संविधान सभा का निर्माण कराना। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेज जाएंगे तो भारत में बनेगी अंतरिम सरकार। क्या बनेगी? अंतरिम सरकार का अर्थ होता है कि जब लोग यहां से जाएंगे तो भारत में कंप्लीट सरकार से पहले बनी आधी सरकार, अंतरिम सरकार, यानी पूरे से पहले थोड़ा। कहीं बजट आता है तो बजट में एक अंतरिम बजट होता है। अंतरिम बजट का अर्थ होता है पूरा बजट नहीं, चुनावी बजट या कोई बजट, उसे कहते हैं अंतरिम बजट। नहीं, चुनावी बजट नहीं होता अंतरिम बजट। अंतरिम वर्ड का मीनिंग वो बजट में, ठीक है। अंतरिम बजट का मतलब, वर्ड का मतलब होता है आधे से पहले पूरा, मतलब पूरे से पहले आधा, ट्रेलर। क्या होता है? अंतरिम का मतलब है पूरा नहीं। अंतरिम से बजट ही नहीं होता। एंटरिम जो होता है उसका मीनिंग है एंटरिम गवर्नमेंट, एंटरिम बजट, एंटरिम क्लास, एंटरिम सिस्टम, यानी पूरी चीज से पहले आधा, दैट्स कॉल्ड एंटरिम। तो बजट में आपने इसलिए चुनावी बजट सुना है कि चुनाव होता है हमारे देश में, उस समय एंटरिम बजट हम लेकर आते हैं। पूरा बजट का समय नहीं होता, पूरी साल का बजट नहीं आता, तो थोड़ा सा बजट लाके उसे एंटरिम बजट का नाम देते हैं। तो एंटरिम का मतलब होता है पूरे से पहले थोड़ा थोड़ा सा, आधा या कुछ हिस्सा, उसे एंटरिम नाम देते हैं। तो अंतरिम सरकार बनेगी। तो संविधान सभा का निर्माण करना, ये इसका एक कार्य था। क्या बनाना है? संविधान सभा का निर्माण करना है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के भारत में कितने उद्देश्य थे? इसके भारत में दो उद्देश्य थे। तो लिखे कैबिनेट मिशन प्लान। यह 24 मार्च 1940 को
लाइंस में लिखना, वर्ड मतलब पॉइंट में, पॉइंट फॉर्मेट में। यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कहां आया? दिल्ली आया। लिखे, अब बनाए ऐसे जैसे मैंने बनाया है, PAS। इससे क्या आपको याद रहेगा? ऐसे मान के चलो कि भारत में ये आजादी का पास था। क्या था ये? देखो इसकी संरचना है, इसमें कौन कौन लोग थे, बनाओ PAS। PAS PAS। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। PAS, हाँ PS में तीनों के नाम लिख दो। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। उसके आगे लिख दो भारत मंत्री, आगे लिख दो अध्यक्ष, उसके नीचे लिख दो आप एवी अलेक्जेंडर और आगे लिख दो नेवी मंत्री। नेवी मंत्री। तीसरा लिखो स्टैफोर्ड क्रिप्स और आगे लिख दो व्यापार मंत्री। क्या लिख दो? व्यापार मंत्री। बोलो हाँ या ना? व्यापार मंत्री। किसने भैया था? लिखो अब लाइन डाल के। कैबिनेट मिशन को अध्यक्ष लिखा उसमें, ये पूछता है अध्यक्ष कौन था, ठीक है। कैबिनेट मिशन को हरे कृष्णा, कैबिनेट मिशन को क्लीमेंट एटली की सरकार के द्वारा भेजा गया था। कैबिनेट मिशन को क्लीमेंट एटली की सरकार के द्वारा भेजा गया था, भेजा गया था। इस मिशन के दो उद्देश्य थे। इस मिशन के दो उद्देश्य थे। पहला दो उद्देश्य थे। मिशन के दो उद्देश्य थे। पहला, हाँ, संविधान सभा का निर्माण करना और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। पहला संविधान सभा का निर्माण करना और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। अब डालो नंबर 1 संविधान सभा का निर्माण। आपने नोटिस करो ना, टॉपिक के अंदर टॉपिक में जा रहे हैं, क्रम चल रहा है ना हमारा। ऐसी क्रम से चलेगी पूरी पॉलिटी, क्रम में खत्म होगी, बीच में रिदम नहीं तोड़ेंगे हम, एक तरफ से चलते जाएंगे, ठीक है। डालो हेडिंग संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण। देखो अब कैबिनेट मिशन में क्या लिखा था हमारी संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा कैसे बनेगी, उसमें कौन होगा, क्या बनेगा, क्या क्या होगा। तो सुनते चलो, देखो ध्यान से। संविधान सभा को लेकर कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान तो इसमें यह था कि भारत की संविधान सभा बनेगी। सुनो ध्यान से, पहला प्रावधान यह था कि भारत की संविधान सभा बनेगी। इस भारत की संविधान सभा में मेरे लाडलो, देखो पहले तो क्या करो, सभा आप बनाओगे। जैसे मैं आपकी क्लास है, अब मैं आपसे कहूं हम संविधान बनाएंगे सर, ठीक है, डन। और मैं लाया मिशन, हम संविधान बनाएंगे। तो मुझे बताओ, संविधान के लिए मैं बोलता हूं हम संविधान बनाएंगे, हम सब बनाएंगे, तो सब बनाएंगे मिलके। इतनी बड़ी क्लास कहां बैठेगी बताओ? तो कैसे करोगे तुम बताओ, कैसे करोगे? तो कितने लोग रखोगे बताओ, कितने लोग रखोगे? सोचने वाली बात है कि नहीं है भाई। हम बोले कि हमारा संविधान बनेगा और संविधान बनाएंगे तो कितने लोग बनाएंगे? 10, 20, 50, 100, कैसे? फिर अगर 100 बनाएंगे, हम जो भी संख्या रखेंगे उसका एक प्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा हमें। तो क्या हुआ इसमें? इसमें यह हुआ, इन्होंने क्या कहा कि भारत की कुल संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 300। सर 389 क्यों करे? इसलिए 389 करे कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी
और कहा कि 10 लाख की जनसंख्या, कितनी जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर कितना मेंबर होगा, जोर से बोलो। जैसे आज हमारे कंट्री में लोकसभा है, तो लोकसभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट है, वैसे ही संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। आज हमारे कंट्री में लोकसभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद है, पर वो जनसंख्या है 1971 की। तभी तो लोग लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में जो 543 सांसद है ना अभी, तो मेरे लाडलो, ये 543 जो सांसद हैं, ये 1971 की जनसंख्या पर एक है, 10 लाख पर एक है। तभी तो परसीमन होगा 2026 में, और इनकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 750 से 800। नई वैकेंसी आने वाली है इस समय एमपी सांसद बनने की, सांसद ही नहीं विधायक भी। तभी तो नई नई पार्टियां बन रही हैं और बड़ा संसद बना है। तुम्हें क्या लगता है गधों, संसद में पानी आ रहा था ऊपर से, जगह नहीं थी उसमें। 2026 में लोकसभा की सीटों की संख्या लगभग 800 हो जाएगी और 850 भी हो सकती है, क्योंकि अभी बिहार में 32 लाख पर एक सांसद है। 3 गुने बढ़ेंगे बिहार यूपी में, ट्रिपल, जस्ट ट्रिपल। अभी तो लोग नई नई पार्टी बना रहे हैं और हमारे जैसे बेचारे पढ़ रहे हैं। भाई चुनाव तो अब क्या होगा, इतने साल से सोचो, भारत में इतने साल से चुनाव नहीं हुआ, इतने साल से मतलब संख्या नहीं बदली। 1971 से लोकसभा की सीटों की संख्या निश्चित जनसंख्या पर चल रही है। अब जब सीटों की संख्या बढ़ेगी, एक साथ इतने नेता बनेंगे। सोच के देखो, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या अगर 400 हो जाए, कितने विधायक होंगे बताओ, मजा आ जाएगा। विधायक ही विधायक, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा ना, इसीलिए। तो बच्चों से कहता हूं सही से पढ़ो राजनीति, मेंस करने के बाद कुछ ना होगा तो चुनाव होगा, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ या ना, देखो अब आगे देखो। हाँ इसमें क्या है, कुछ नहीं होगा तो चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा कुछ करना वरना नहीं है। यहां देखो, अब तो 10 लाख की जनसंख्या पर, तो उस समय भी क्या हुआ, उस समय हमारा जो कंट्री था ना, हमारे कंट्री में क्या किया 10 लाख की जनसंख्या में सीट बांट दी हमने और 389 सीटों की संख्या फिक्स करी गई। तो जैसे आज हमारा भारत है, आज हमारे भारत में यूनियन टेरिटरीज हैं, आज हमारे भारत में राज्य हैं, तो उस समय भी भारत में राज्य तो नहीं थे। जैसे उस समय का जो भारत था, उस समय के भारत में ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। क्या थे उसमें, भारत में आप ये कह सकते हो 2 प्रकार की चीजें थी। एक तो ब्रिटिश का कब्जा था, उसे हम बोलते थे ब्रिटिश प्रांत, क्या बोलते थे, और एक थे राजा रजवाड़े, उनका कब्जा था, तो उसे बोलते थे राजा रजवाड़े। तो हमने 389 सीटों को 2 पार्ट में तोड़ दिया। हमने क्या कहा कि 389 में से क्या होगा, 292 जो सीटें होंगी, 292 सीटें होंगी ब्रिटिश प्रांत की। किसकी होंगी, यानी जो ऐसे हैं जहां ब्रिटिश का कब्जा है उसे कहेंगे ब्रिटिश प्रोविंस, प्रॉपर्ली या ब्रिटिश का कब्जा है। 4, देखो आपको ऐसे तो बच्चे नहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इस क्लास में, अगर हैं तो भाग जाएं, क्यों, कुछ हो नहीं सकता उनका। मैं हवाजी करूंगा नहीं यहाँ पे, मैं एक शब्द अंग्रेजी लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं या तो प्योर इंग्लिश पढ़ाता हूँ या प्योर हिंदी। गधे नहीं होते बीपीएससी यूपीएससी में, इसका मैं भी शिकार हुआ हूं। मुझे कुछ क्या बताऊं, छोड़ो। कुछ बेवकूफ क्या करेंगे, बायलिंगुअल लिखा देंगे, तो बच्चा ना हिंदी में जाएगा ना अंग्रेजी में जाएगा, वो गधा है ना घोड़ा है। और सिविल सर्विस पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, दिस इज सब्जेक्टिव पेपर। या एक ही भाषा लिखनी है, या तो अंग्रेजी या एक भाषा पे कमांड बनाओ, इधर इंग्लिश इधर हिंदी, बीच का नहीं, नो बीच का। ये जितने बीच वाले होंगे वो सबका जीवन बर्बाद हो गया। लिख लेना इसको कॉपी पे, बर्बाद है वो, कुछ नहीं हो सकता। यूपीएससी और बीपीएससी में दरोगा बरोगा ऑब्जेक्टिव पेपर में सब ठीक है, क्योंकि यहां लिखना है तुम्हें। और अगर तुम्हें आधी अंग्रेजी आती है आधी हिंदी आती है, तो दिमाग को ट्रेन मत करो कि कठिन शब्द हिंदी में नहीं आता अंग्रेजी में लिख देंगे। डोंट ट्रेन योर ब्लडी माइंड, ट्रेन योर माइंड स्ट्रिक्टली। ये लोग मूर्ख बनाएंगे आपको, आके बायलिंगुअल लिखा, मैं लिखा दूं ये इंग्लिश में, बट वाई की भाषा लिखनी है मेंस में। 2 का क्या मतलब है भाई, प्योर इंग्लिश या नो बायलिंगुअल। क्लियर, दिमाग को क्लियर रखना है, ठीक है।
जाने में कुछ नहीं जाता। मैं अभी लिख दूंगा ब्रिटिश प्रांत, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं बोल दूंगा ब्रिटिश प्रोविंस। इस हवाबाजी के लिए नहीं आया मैं यहाँ पर, नाम नहीं करना है मुझे अपना, बहुत नाम है मेरा, समझे, लिखो आगे। तो ब्रिटिश प्रांत, पहला क्या हो गया, ब्रिटिश प्रांत। मुझे पास कराने हैं, मैं जो गाइडेंस देता हूं बच्चा उससे पास होना चाहिए, मेरा उसी में नाम है। बस पास कराने वाले में तो रेल में फिर दिख जाएगा, पास होने वाले, सेलेक्ट होने वाले होने चाहिए, नाम से फर्क नहीं पड़ता मुझे, बहुत हो चुका है वो। पास जब होता है बच्चा, उसको सच्चाई बताओ, झूठ मत बोलो। सच्चाई क्या है, एक ही भाषा लिखनी है बेटा तुम्हें जाके वहां, एक। मैंने पहले यूपीएससी इंग्लिश में दिया, फिर हिंदी में दिया, फिर इंग्लिश में दिया, सब डिसाइड ही नहीं हो पाया बहुत दिन तक। हम पेपर क्योंकि सीडीएस दिया तो पेपर में अच्छे थे, अंग्रेजी अच्छी थी, हिंदी भी अच्छी थी, दोनों अच्छी हैं। और दोनों क्या अच्छी हैं वे कहते, एक अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, एक काम चलाऊ होनी चाहिए, ये सही बात है। मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं सिर्फ आपको हिंदी आती अंग्रेजी आती नहीं, एक अच्छी होनी चाहिए, एक काम चलाऊ होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं एक अच्छी और एक बिल्कुल नहीं आती, तब भी बेवकूफ हो गए। एक बहुत अच्छी है, एक काम चलाऊ है, बस। हिंदी लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, अंग्रेजी समझ सकते हो, हल्का हल्का बोल सकते हो, हल्का हल्का पढ़ सकते हो, पास, खत्म बात। आया ना। ऐसी भाषा जिस भाषा में तुम्हारे दिल की आवाज तुम लिख पाओ, वही तुम्हारी भाषा है। सिविल सर्विसेज में यार लिखना है। और जिनको लग रहा है कि जिनकी अंग्रेजी थोड़ी ठीक है तो बोली रोड में एडमिशन ले लें, वहां मैं बैच पढ़ा रहा हूं प्रॉपर इंग्लिश में, खत्म बात। बायलिंगुअल वाला चक्कर मत पड़ना, ठीक है। आओ आगे देखो, ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत जो है इनको चलेगी 292 सीटें। कितनी चलेगी, 292 सीटें। 290 नहीं, एक बच्चा कह रहा है सर वहां दो दो भाषा में पढ़ाया गया, एक सर ने दो भाषा में पढ़ाया है, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया होगा, उनकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन दो भाषाओं में, जान पूछकर। क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चे देखे जो अभी, कल भी एक लड़की आई, वो मेंस के समय तक रोते रहते हैं, सर मैं किस मीडियम में लिखूं, बट मीडियम डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, तुम मेंस देने जा रहे हो। वहां जब फॉर्म भरते तो उनका हाथ कांपता है, तो वहां एक सेलेक्ट करना है ना, हिंदी और अंग्रेजी, बस। वहां पेपर दोनों में आएगा, लिखो एक में ही जाएगा। बच्चे पता है, बच्चे को ऐसा नहीं बनना है कि तुम्हें जीवन में दो विकल्प मिलते रहे, दो विकल्प मिलते रहे, तुम्हें दो चीजों की आदत डाल दी, आदत डाल दी, और एक साथ जब तुम सफलता के पहुंचने वाले थे तब तो बोला बेटा एक रास्ते पे चल, बताओ कैसे डिसाइड करोगे। भाई कोई तुमसे कह रहा है कि इस मंदिर पे पहुंचना है, ये मंजिल है, इस मंजिल तक जाना है, रास्ते दो हैं, थोड़ा इस पे चल ले, 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 लेकिन यहां जब पहुंचेगा मंजिल पे तो सब रास्ते बंद है, एक ही चूज करना है। तो मेरा ऐसा मानना है, अलग अलग सोच है लोगों की, मेरा ऐसा मानना है कि यहीं से एक पकड़ ले बेटा, पहले से ही जो होगा देखा जाएगा, दो पे नहीं छटना है, डन। या आप में से कोई मुझे बता दे कि सर नहीं बीपीएससी में ऐसा है कि अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी लिख सकते हैं, फिर ऐसा है, खत्म बात, एक विषय है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रांत। और सर ये दिक्कत, अगर तुम जो जिस भाषा को चूज कर रहे हो उसी भाषा की किताबें पढ़ो खूब सारी, उसी का अखबार पढ़ो, उसी में नोट्स पढ़ो, उसी में क्लास करो, तभी तुम मेंस के लायक बन पाओगे अभी से। अगर तुमने अखबार पढ़ा अंग्रेजी का तो हिंदी लिख नहीं पाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि हिंदी बेकार है तो आज से अंग्रेजी में कूद जाओ, अंग्रेजी तुम्हें आ जाएगी 2 साल में। ये गलती हमने भी करी थी, ऐसा कभी नहीं सोचना। इस समय तुम्हारे पास गोल्डन टाइम है, हालांकि थोड़ा लेट हो गए, तुम ऑलरेडी 8 महीना पढ़ चुके हो, मैं ये बात अब बताने आया हूं तुम्हें, 8 महीने पहले बतानी चाहिए थी बात किसी को तुम्हें। तुम्हारे पास इस समय गोल्डन टाइम है, तुम जिस भाषा को चूज करोगे ना उसी भाषा में सारी विषय पढ़ोगे, धीरे धीरे तुम्हारे जो संकल्पनाएं, तुम्हारे विचार हैं उस भाषा में बन जाएंगे, डन। और अगर तुमने जैसे मान लो कोई कठिन शब्द आया, तुम उसे प्री में लिख देते हो, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में छोड़ो इंग्लिश में लिख दो, तो कब मेंस में लिख दोगे इंग्लिश में तुम, उसी की हिंदी याद करो। जैसे शब्द है फर्स्ट पोज द पास्ट सिस्टम पॉलिटी में,
फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है, पर मैं इंग्लिश में लिखाऊंगा नहीं, उसकी हिंदी अग्रताई विजेता, वही याद कर गधे, वही लिखनी है तुझे मेंस में। ये क्या मतलब हुआ कि यहां चूरन चटनी चाट लो, वहां कुछ और लिख देना। रीड, जो लिखना है वही पढ़ो, इसको बनाओ एप्टीट्यूड, ठीक है। अब आगे हो, तो ब्रिटिश प्रांत जो है वो 292 थे, 292 इनको दे दी। इसके बाद देखो चार थी हमारे कंट्री में कमिश्नरी, क्या थी? अब कमिश्नरी क्या होती है? कमिश्नरी वो होती है जैसे आज हमारे कंट्री में ना यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यूटी, केंद्र शासित, जैसे दिल्ली ऐसे ना, तो ऐसी हमारे कंट्री में उस समय चार थे। कितने थे? चार थे उस समय हमारे कंट्री में, चार कमिश्नरी थी। चार कमिश्नरी कौन सी थी? ए कौन सी थी? बी, सी, डी। एक का नाम था अजमेर, क्या नाम था? बी का नाम था बलूचिस्तान, क्या नाम था? सी का नाम था कुर्ग, क्या नाम था? और डी का नाम था दिल्ली, क्या नाम था? देखो कुर्ग वो है जो कर्नाटक में पड़ता है, इसे कहते हैं कुर्ग। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, अजमेर पड़ता है राजस्थान में, कुर्ग है कडप्पा वाला। कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कडप्पा ने बाहुबली को कुर्ग में मारा। ये कुर्ग में मिलता है सोना वोना, कुर्ग, तो कडप्पा ने बाहुबली को कुर्ग में ही मारा। कुर्ग और दिल्ली, ये चार थी हमारी कंट्री में कमिश्नरी, ए बी सी डी। तो चार सीटें थी इनकी। अब सर कमिश्नरी क्या होती है? कमिश्नरी वो होती है जहां कमिश्नर का राज चलता है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? जहां राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का शासन चलता है, केंद्र शासित यानी केंद्र के द्वारा शासित जगह। वैसे कमिश्नरी क्या थी? एक था सिविल प्रशासन और एक होता है पुलिस प्रशासन। सिविल में डीएम देखता है, पुलिस में पुलिस देखती है, तो कमिश्नरी में कमिश्नर देखता था सब कुछ। तो कमिश्नरी प्रणाली थी उस समय। तो चार थी कमिश्नरी और 92 यानी सीटें थी, ये सीटें थी राजा, किसकी थी? राजा रजवाड़े। इसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते हैं? राजा रजवाड़े। आप अंग्रेजी लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिख सकते हो प्रिंसली स्टेट। 93 क्या लिख सकते हो? 92 इधर लिख देना हमने। प्रिंसली स्टेट क्या लिख सकते हैं? प्रिंसली स्टेट ऐसे लिख सकते हो आप। डन, प्रिंसली स्टेट ऐसे लिख सकते हो। तो 93 सीट थी राजा रजवाड़े की। कितनी थी? 93। तो आप इसको जोड़ोगे तो हो रहा है 389। अब ये सीटें जो थी ये कैसे कैसे बांटी गई थी? पहली बात, इनका चुनाव कैसे कैसे होगा। देखो इन सीटों को बांटा गया था, हम लोगों ने इसका सिस्टम अपनाया था अंग्रेजों ने, कि पहली बात जो सीटें थी वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी, 10 लाख पर एक सीट थी। दूसरा, इसका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो सर अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होगा? कौन वोट डालेगा? तो पता क्या था, एक्चुअली में हमारे कंट्री में उस समय थी प्रांतीय विधानसभाएं। क्या थी? प्रोविंशियल असेंबली। तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव किया था जनता ने। प्रांतीय विधानसभा में लगभग 1585 मेंबर थे, जैसे हमारी क्लास में मेंबर बने, उनका चुनाव किया था जनता ने डायरेक्ट रूप से। और इन 1585 मेंबर ने चुनाव किया था 300। तो ये कैसा हुआ? कैसा हुआ? इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। गॉट इट? इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। समझ आया? इट वॉज इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, इसे मैं ऐसे अंग्रेजी में बोल सकता हूं पर मेरी आदत को मैं सुधारूंगा तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा सा। तुम प्योर हिंदी सुनो। अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसे कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये चुनाव जो था, ये चुनाव कैसा हुआ था? नहीं, ये जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे था, सीमित पे था। दो प्रकार का मताधिकार होता है, एक तो सबको वोट डालने का अधिकार, सब वोट डाल सकते हैं। एक होता है सीमित, कि नहीं सिर्फ वही वोट डालेंगे जो पढ़े लिखे होंगे या पैसे वाले होंगे। ये जो चुनाव हुआ था ये सीमित मताधिकार पे था। किस पे था? और सीमित मताधिकार का सीधा सा अर्थ है कि इसमें सबको मत डालने का अधिकार नहीं था। यानी शिक्षा और धन, पैसा, शिक्षा और संपत्ति कह लो या शिक्षा और धन कह लो, इसके आधार पर लोगों को मत डालने का अधिकार दिया गया था। ऐसे करके हमारी संविधान सभा में 389 लोगों को चुना गया था। समझ आया? नहीं आया? समझ आया? आया समझ? लिखो।
डालो संविधान सभा, डालिए निर्माण। पहले ये बनाओ 389 वाला। देखो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, टोटल मेंबर्स, क्योंकि मैं लिखने में मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहूं तो लिखूं इसको, पर सच ये है कि मेंस के बैच में बच्चे हर बार रोते हैं। तुम भी रोगे, रोना है क्या? तो बायलिंगुअल लिखो। हर बार रोते हैं बच्चे, पता नहीं मेंस के बैच में, बेचारों की अंग्रेजी हिंदी की भाषा खराब है। और हर बार हम क्या करते हैं, हर बार हम टीचर बायलिंगुअल लिखा देते हैं। लिखो तो, बनाते हो तेजी से। 292, 4 और राजा रजवाड़े। 292, 4 और राजा रजवाड़े। समझ में नहीं आया तो खड़ा हो जा, कौन है? समझ में नहीं आया पूछ बेटा, समझ नहीं आया तो क्या दिक्कत है, पूछ ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पूछ, किसी समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया तो एडमिशन कन्वर्ट करा ले फाउंडेशन में, खानसर वाले में, उसके बाद आना है यहाँ। लिखा 292 प्लस 4, इतना ही लिखना है बस, ये वाला और ये वाला। 4 थी कमिश्नरी, कौन है भाई? सर मैं आपके चैम्बर में आकर बैठा हूं। शहबाज खान, सब झूठी बात, क्या लिखे? कौन है ये? बुला के लाओ, कौन बैठा चैम्बर में? कुर्ग, कुर्ग, कुर्ग और दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर। लिखा? कुर्ग और दिल्ली, ये क्या थे? कमिश्नरी क्या थे? और ये क्या लिखो? राजा रजवाड़े लिखा, राजा। अच्छा अब सुनो, अब क्या था इसमें, अब ये बात सुनो, ये संविधान सभा में अब ये जो लोग थे 292 और 4, ये निर्वाचित सदस्य थे। कैसे थे? तो नीचे नीचे लिखो निर्वाचित सदस्य, इनका चुनाव हुआ था ना, इसीलिए निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य। कैसे थे? निर्वाचित सदस्य। तो जो बाकी 93 क्या थे? बाकी 93 क्या थे? बाकी रख, सुनो अब क्या हुआ, एक बात सोच के देखो। अब राजा रजवाड़ों से पूछा गया कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे यहां संविधान सभा में कौन जाएगा और कैसे जाएगा? तो ब्रिटिश में तो चुनाव होगा, तुम्हारे यहां क्या होगा, तुम कैसे चाहते हो? तो राजाओं ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे यहां चुनाव हुआ तो राजा किस बात का? एक बात सोचो, अगर मैं क्लास का राजा हूं और मैं तुमसे कहूं तुम चुनाव कर लो, राजा बना लो, चुनाव करके किसी आदमी को भेजो, तो जनता इसका मतलब उसको चुन रही है, राजा खुद नहीं गया। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा हमारे यहां चुनाव, हम जिस आदमी को मनोनीत करेंगे कि हाँ तू जा रे कलुआ, तो वही जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमारे यहां जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? नॉमी, जोर से बोलो, नॉमिनेटेड। लिखो मनोनीत। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? मनोनीत। तो ये कैसे हो गए? मनोनीत हो गए। डन बेटा? थोड़ा स्पेस देके लिखो, इतना कॉपी कॉपी कम है क्या? थोड़ा सा आराम आराम से लिखो, स्पेस दे दे के बढ़िया तरीका से, किचरम किचर कर रहे हो। ये कैसे हो गए? ये तो बोर्ड छोटा है, तुम तो आराम से लिखो। क्या लिखा? मनोनीत। कैसे हो गए? मनोनीत। डन? यहां तक समझ आया? अब देखो, अब अगले पेज पे लिखेंगे, उसी के साथ आगे आगे लिखेंगे ये जो लाइन मैंने लिखाई है। संविधान सभा पर, संविधान सभा में 10 लाख पर
10 लाख पर एक सीट थी, 10 लाख पर एक सीट थी, 10 लाख पर एक सीट थी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। लिखें, यह निर्वाचन सीमित मताधिकार, यह निर्वाचन सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार आगे लिखा है सब, पर आधारित था। अंडरलाइन कर दो सीमित मताधिकार को, अंडरलाइन सीमित मताधिकार, अंडरलाइन, पर आधारित था, जो कि शिक्षा और धन, जो कि शिक्षा और धन, अंडरलाइन कर दो। देखो एक एक शब्द जो मैं कॉपी में लिखा रहा हूं ये सारा क्वेश्चंस है। क्या ये? जब भी आप पावर पैक लगाओगे साथ में तो एक एक लाइन में क्वेश्चन है, चाहे वो आईएएस का होगा, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आईएएस के होंगे। मैं ज्यादा फोकस यूपीएससी वाले पे करूंगा, ठीक है। पहले आप ज्यादा आईएएस से क्वेश्चन लगाओगे सबसे पहले, डन। अगर बच्चों को पहले वो टफ लगे तो आप पहले घटना लगा लेना, वो आसान लगेगी। डन डन। अगर आप लगाओगे इसके साथ साथ तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, तो जो भी अंडरलाइन करूंगा वो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स बनता जाएगा, ठीक है। शिक्षा धन के आधार पर हो गया। अतः पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अतः यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, अतः यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। देखो, अतः यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित था। डन? अप्रत्यक्ष समझ आ गया? डन। डैश करके लिख दो। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने में से चुनाव में से निर्वाचित हुए थे, ऐसे लिख दो। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने निर्वाचन किया था। आपकी समझ में रहेगा ये कहां से आए थे। डन। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों में से निर्वाचित से किए थे, ठीक। डन। अगला पॉइंट, एकल संक्रमणीय, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित था, मत प्रणाली पर आधारित था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित था। अंडरलाइन, ये भी क्वेश्चन है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित था। डन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पर क्या था? ये आधारित था। अब ये समझ में आया आपके? एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है? कितने बच्चे जानते हैं एकल संक्रमणीय क्या होती है? बताओ, हाथ उठाओ। एकल संक्रमणीय, हाँ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, सुनो ध्यान से, जब किसी आदमी को ना, किसी एक आदमी को वोट ना डालना पड़े। जैसे मान के चलो हम लोग कैसे वोट डालते हैं, सुनना ध्यान से। हम लोग वोट डालते हैं, एक आदमी को वोट देता है। जैसे आपके अब चुनाव में वोट डालने जाते हो तो आपके सामने ना 5-6 आदमी चुनाव में खड़े होते हैं। जैसे आपके सामने छेदी होता है, पप्पू होता है और पगुनिया और कलुआ, कलुआ। और जो वोट डालने जाता है वो कौन है? बोका। तो बोका ने वोट डाला तो अभी तुम एक को वोट डालते हो, या तो छेदी को या पप्पू को या फगुनिया को या कलुआ को, एक को। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, सुन लो। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है कि इसमें एक आदमी ना ये कईयों को वोट डालता है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहां जो बोका है ना, अगर यहां वोट डालेगा तो क्या करेगा, ऐसे करके ना जो बोका है
वो कईयों को वोट डालेगा। जैसे क्या होगा, वो अपनी चॉइस लिख देगा। जैसे मान के चलो फगुनिया है, कौन है यहाँ, यहाँ है कलुआ, कौन है, यहाँ है पप्पू, कौन है, और यहाँ है छेदी, कौन है, और यहाँ कौन है, रामलाल, कौन है, रामलाल है, यहाँ है बाबू। यहां देखो, यहां देखो, इधर देखो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां जो वोटर है वो वोटर तो एक है, तो इसका नाम है एकल। क्या नाम है, संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। अब मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी एक आदमी है पर उसका जो मत है ना वो एक से ज्यादा लोगों में संक्रमित होगा। क्या होगा, क्या होगा, जैसे देखो यहां जो वोट डालेगा ये लिख देगा हमारा पहला वोट है कलुआ को, कलुआ इसकी पहली चॉइस है। कहा हमारी नंबर 2 है फगुनिया, नंबर 3 पे है छेदी, नंबर 4 पे है पप्पू, और नंबर 5 पे है बाबू। यानी एकल संक्रमणीय, एक आदमी ने सबको वोट दिया पर अपने चॉइस, यानी उसके चॉइस के आधार पे उसका मत जो है वो संक्रमित होगा, तो इसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत। ये आपकी समझ आएगी राष्ट्रपति में। डन। इस बेस पर ये जो चुनाव है ये कंडक्ट हुआ था। तो यहां से एक भी प्रश्न, अगर तुमने एक भी लाइन मिस करी तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डन, चारों के चारों। एक बात याद रखना, मैं 50 बार बोल चुका हूं क्योंकि आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो। पॉलिटी में जो भी मैं पढ़ाऊंगा, आपने कितनी विषय पढ़ी है आई डोंट केयर, क्या पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा आप जानो, आप काम जाने, पर मैं एक भी शब्द पढ़ाऊंगा वो एक क्वेश्चन है। सारा जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें कुछ ऐसा नहीं तुम छोड़ दोगे, क्योंकि कई में आपने पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, बहुत सी चीज आपने पढ़ी होंगी, डेटा वेटा हर आदमी अपने अकॉर्डिंग कराता है। पॉलिटी में मैं आपको 300 पेज भी कराऊंगा ना, वो एक एक लाइन, उसका कोई शॉर्ट नोट नहीं बन सकता, वो शॉर्ट है, वही शॉर्ट है, इसका कुछ शॉर्ट नहीं हो सकता, इट इज शॉर्ट। लॉन्ग मेंस में वो मेंस वाला जो नोट्स है वो मेंस में सारे याद करना, उसमें कुछ भी छोड़ दिया फिर 200 नंबर नहीं आएंगे। डन। तो ज्यादा हवाबाजी नहीं करना यहाँ पे कि इतना पढ़ा दिया है सर, बहुत ज्यादा पढ़ा रहे थोड़ा सा छोड़ देंगे। तुम्हें ऐसी आदत पड़ चुकी होगी क्योंकि तुमने जो पढ़ा होगा विषय में हो सकता है कि तुमने बहुत ज्यादा फैक्ट फिगर डेटा वेटा, यहाँ कुछ नहीं है, यह सब है, सब कुछ रियल है, यही सब पढ़ना है, यही सब याद करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। डन। डन। वीक में 2 टेस्ट लूंगा मैं, परसों टेस्ट होगा, हाँ एनसीईआरटी का, सैटरडे को पॉलिटी का हुआ करेगा, वीक में एनसीईआरटी का हुआ करेगा। संविधान सभा का टेस्ट है परसों, और अगर मेरी क्लास में नंबर 80% से कम आए तो आउट है, बाहर। ऐसा गधा एक भी नहीं बैठे, संख्या आधी चाहिए मुझे क्लास की 15 दिन के अंदर अंदर। अगर नंबर 80% से कम आए क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, क्योंकि तुम फिर मेंस पढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसे बच्चे का मैं क्या करूंगा जो मेंस ही नहीं पढ़ पाएगा मुझसे, प्री में भाग ले, ठीक है, कहीं और जाके पढ़ना। फिर हो गया यहां तक संविधान सभा। डन। चलो अगली बात करते हैं हम। अब संविधान सभा, ऐसी बात नहीं पकाऊंगा नहीं, लेकिन सीरियस होकर पढ़ना। चलो, तो ये हो गया हमारी संविधान सभा का चुनाव। अब संविधान सभा में जो चुनाव हुआ, हमने आदमी ले लिए, बोलो हाँ या ना, कितने आदमी आ गए, 300 हमने 389 लोग ले लिए। 389 लोगों में से कितने लोग निर्वाचित थे, 200 कितने कमिश्नरी थी, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, और ब्रिटिश प्रांत 200, और राजा रजवाड़े 90। ये कैसे थे, कितनी लाख पे एक सीट, कैसा चुनाव, कैसा मताधिकार, कैसा चुनाव प्रणाली, कैसी, एकल, सबको मत या शिक्षा के मत, सबको मत या पैसे पे मत, अरे हाँ या ना बोलो। अब भारत की संविधान सभा में कौन कौन था, एक क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कभी कभी कि भारत की संविधान सभा सिर्फ कांग्रेस थी,
लोग कहते हैं भारत की संविधान सभा में सिर्फ कांग्रेस थी, इसके अलावा कुछ नहीं था, सारी चीजें कांग्रेस की थी। तो संविधान सभा में क्या क्या था अभी हम ये पढ़ेंगे। देखो, संविधान सभा का जब चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो संविधान सभा के चुनाव का क्या आया, परिणाम आया। क्या आया, क्या आया, तो परिणाम आया मेरे लाडले। तो 296 सीटों में चुनाव हुआ, क्योंकि निर्वाचन उन्हीं का हुआ है, बाकी तो मनोनीत थे। तो इसमें से कितनी सीटें कांग्रेस को मिली, 208 सीटें कांग्रेस को मिली। 108। कितनी सीटें मुस्लिम लीग को मिली, जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी है बात उठाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ, है क्या, 73 सीट मिली कांग्रेस को। इसमें कितनी सीटें जनरल की थी, शांत शांत, मैं पहले देखना चाह रहा हूं, तुमने पढ़ाया उस कॉपी को तुमसे रखवाऊंगा अंदर, खुदवा के अंदर गहराई में, से बाहर ना निकाल पाओ। 107 गधे। दूसरा, हाँ, है क्या, 206। और किसने पढ़ी है पॉलिटी, हाँ खड़ी हो जाओ। कितनी सीटें जनरल की थी, 213। कितनी सीटें जीती कांग्रेस ने, 79 कांग्रेस ने जीती। चलो बैठ जाओ। हाँ तू बता, भारती कुमारी बताओ, आंसर दो। हाँ, है कितनी सीटें थी जनरल का, ठीक है, वेरी गुड। मुस्लिम लीग की, है मुस्लिम लीग की 79, वेरी गुड। और कंफ्यूज हो तुम लोग, चलो परिणाम से पहले यही जान लो, इधर देखो, जो सीटें थी ना, अब सुनो, जो सीटें बांटी थी संविधान सभा में, वो हमने संविधान, अब ध्यान से सुनना, अपना दिमाग को कंफ्यूज मत करना, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, पता नहीं क्या पढ़ा, आप सही से पढ़ो एक बार में ढंग से। इधर देखो, तो संविधान सभा में जो सीटें थी, इन सीटों को सीटें आई अलग और थी अलग, इसमें कंफ्यूज हो आप लोग। देखो, संविधान सभा में जो सीटें हमने बांटी सभी समुदाय को थी, क्योंकि क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भारतीय संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा थी। ऐसा कहा जाता है कि भारत की संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा थी। इंडियन असेंबली वॉज ओनली असेंबली ऑफ हिंदूज। क्या थी, हिंदूज, केवल हिंदुओं की सभा थी, ऐसा नहीं है। देखो, भारत की संविधान सभा जो थी ना, इस भारत की संविधान सभा में सब लोग थे। जैसे भारत की संविधान सभा को हमने, इसमें सामान्य की जनरल सीटें थी, तो जनरल की सीटों की संख्या थी 213। कितनी थी, 213। 213 इसमें संख्या थी जनरल की सीटों की। इसमें मुस्लिम की संख्या थी कितनी, 70। ये मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग नहीं थी। मुस्लिम लीग की सीटें 73 अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज, सुनते जाओ। ये थी मुस्लिम की संख्या। इसके बाद इसमें सिख थे, सिख की संख्या थी 4। कितने थे, 4। इसके बाद इसके अंदर थी महिलाएं, कौन थी, महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी थी, 15। इसके बाद इसमें थे एससी, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी, 26। कितनी थी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, कौन थी, जनजाति क्या बोलते हैं, एसटी, क्या बोलते हैं, एसटी। इनकी संख्या कितनी थी, 33। कितनी संख्या थी, 33। ये सब थे। संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा नहीं थी, भारत की संविधान सभा में सारे लोग थे। भारत की संविधान सभा में मेरे दोस्तों पारसी नेता भी थे। संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता पीएच मोदी, कौन थे, पीएच मोदी। पीएच मोदी संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता थे। संविधान सभा में आंग्ल भारतीय भी थे, कौन थे। और संविधान, देखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझो, मैं इसको बता रहा हूं, संविधान सभा हिंदुओं की सभा नहीं थी। बोका स्टाइल में नहीं समझना, इनको याद नहीं करना है। संविधान सभा में सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। ये मत रटो कि इसमें इतने एससी थे, इतने एसटी थे, इतने पारसी थे, ऐसे नहीं। संविधान सभा केवल, हमारा संविधान कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई कह दे कि भारत की संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, इसका मतलब
हमारे देश में मुस्लिम भाइयों का योगदान नहीं था? क्या भारत की संविधान सभा, क्या भारत के संविधान को सिर्फ हिंदुओं ने बनाया? अगर भारत के संविधान को हिंदुओं ने बनाया तो लोग कहते भारत का संविधान तो हिंदुओं का संविधान है। ऐसा, भारत की संविधान सभा संपूर्ण भारत की अभिव्यक्ति थी। भारत की संविधान सभा में प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, लिंग, महिला, पुरुष सभी का प्रतिनिधित्व था। भारत की संविधान सभा संपूर्ण भारत की आत्म अभिव्यक्ति थी। ऐसे लिखा जाता है मेंस का उत्तर, ऐसे लिखते हैं मेंस। यू हैव टू गिव द क्रिटिकल रीजंस। ये तो आपसे ड्राइव कर रहे हैं, ये प्री में ऐसे पूछेगा कितना था, मेंस में उसको ऐसे लिखना है। तो आप ना कॉन्सेप्ट मेंस वाले लेके चलो, फैक्ट में प्री वाले करा रहा हूं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। देखो, अब पारसी नेता पीएच मोती, एकमात्र आंग्ल भारतीय नेता कौन थे? एकमात्र आंग्ल भारतीय नेता सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ, ये सब प्रश्न ना अभी बीपीएससी जब आगे बढ़ेगी, मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं इन क्वेश्चनों को, 3-4 साल से क्या, इस वाले क्वेश्चन को मैं 14-15 से पढ़ा रहा हूं। बीपीएससी ने कभी नहीं पूछा। इस बार बीपीएससी ने डीएसओ में जो पूछा है वो मैं पढ़ा रहा था बहुत दिन से कि हमारे देश में समाजवाद, एनईपी की बात कैसा, उसने अब पूछा। क्योंकि अब बीपीएससी ना वो सब पूछ चुकी जो लक्ष्मीकांत ल्यूसेंट में लिखा है, उसे चाहिए अब नया जो लक्ष्मीकांत ल्यूसेंट परीक्षावाणी घटना चक्र में नहीं लिखा है। और कहां से बनाएगी पेपर भाई? अगर मैं आयोग में मैं बनाऊं पेपर और मुझे बोला जाए कि ऐसा बना जिसे कोई ये ना कह सके कि भाई फंस गया, तो हाउ आई विल मेक इट? मुझे ऐसा पेपर बना जो बच्चों को अच्छा लगे और मजा आ जाए, तो मैं कहां से बनाऊंगा? 2 ऑप्शन है, या तो कॉन्सेप्चुअल बनाऊंगा एनसीईआरटी की लाइंस में से, समझने वाला क्वेश्चन, समझ अच्छी हो, या मैं ऐसा फैक्ट डालूंगा जो सभी उन किताबों में ना हो जो बच्चे पढ़ते हैं। बस खत्म मामला। और क्या हो सकता है बताओ? यही तो होगा। तो सोमनाथ लाहिड़ी, इसके अंदर साम्यवादी नेता भी थे। कैसे भी नेता थे? इसके बाद साम्यवादी नेता, इसमें साम्यवादी नेता भी थे। सोमनाथ लाहिड़ी साम्यवादी नेता थे, इसमें साम्यवादी नेता भी थे, इसमें साम्यवादी नेता भी थे। और आंग्ल भारतीय में नेता की बात करोगे तुम, एक आंग्ल भारतीय है जिनका नाम जो कई बार बने हैं, जिनका नाम है, अरे जो कई बार नेता बने आंग्ल भारतीय, नाम भूल गया मैं उसका, है फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम है इसका? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी जो है ना, ये कई बार नेता बने, तो ये भी थे। तो इसमें साम्यवादी भी थे, इसमें आंग्ल भारतीय भी थे, इसमें पारसी भी थे। संविधान सभा में जो महिलाएं थी वो सिर्फ महिलाएं हिंदू ही नहीं थी। संविधान सभा की में 15 जो महिलाएं थी वो सभी जातियों से महिलाएं थी। संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी, इस 15 महिलाओं में जब आप पढ़ोगे संविधान सभा में 15 महिलाएं, तो इसके अंदर आप देखोगे तो बेगम इजाज रसूल, बेगम इजाज रसूल जो है ये मुस्लिम महिला थी। बेगम इजाज रसूल मुस्लिम महिला। मैडम एनी मस्करीनी, मैडम एनी मस्करीनी, मैडम एनी मस्करीनी त्रावणकोर से देसी रियासत की महिला थी। यानी देसी रियासत से भी महिला आई थी, ऐसा नहीं कि महिला मनोनीत नहीं होकर आई थी। मैडम एनी मस्करीनी एकमात्र, बेगम इजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र देसी रियासत की महिला, ये सब महिलाएं थी। एकमात्र एससी महिला दक्षायनी बेलायुधन, दक्षायनी बेलायुधन, ये कौन थी? दक्षायनी बेलायुधन, ये एकमात्र अनुसूचित जाति यानी एससी की महिलाएं थी। तो संविधान सभा में सही प्रकार के लोग थे। बिहार से सिर्फ एक महिला थी संविधान सभा में, एक, बिहार से केवल एक महिला थी संविधान सभा में, जिनका नाम था सरोजनी। बिहार से केवल एक महिला, इनका नाम था सरोजनी नायडू। ये बिहार से महिला थी। तो इसका मतलब क्या है कि भारत की संविधान सभा संपूर्ण भारत की बात करती थी। तो लिखें जरा एक बार इसमें आप पहले, भारत की संविधान सभा में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व था। भारत की संविधान सभा में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व था।
हित्व था। अब लिखे सामान्य से 213 सीटें, जनरल से 213 सीटें, मुस्लिम से 79 सीटें, सिख से 4 सीटें। कितनी सीटें लिख दी? 4। 4 सीटें। डन हो गया। ट्रांसजेंडर नहीं था, अभी पता नहीं था ना उस समय। ट्रांसजेंडर एक जेंडर नहीं था ना उस समय। उस समय 1946 में ट्रांसजेंडर नाम की बात भी नहीं थी। आज ट्रांसजेंडर एक जेंडर है, उस समय तो जेंडर भी नहीं था ना। चलो लिखो भाई, मन में विचार आया कैसे? चलो चलो कोई नहीं, लिखो लिखो। हाँ, मुस्लिम में 79, ये मैंने सोचा भी नहीं। सिख में लिखे 4, महिला में लिखे 15, एससी में 26, सर दाल भात खा रहे, रुक जाइए। क्या क्लास नहीं चल रही है? ये और क्लास देख रहे हैं क्या किसी की? ये तो लिखते चलो। जनजाति 33, 33, ठीक है। अब लिखें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी लिखी है आपने? 15। अब महिलाओं के बारे में लिख लेते हैं पहले। सर्वाधिक महिला यूपी से, लिखो पॉइंट। सर्वाधिक महिला यूपी से 6 थी, यूपी से सर्वाधिक महिला थी, यूपी से। डन। 6। बिहार से एकमात्र महिला, बिहार से एकमात्र महिला, बिहार से एकमात्र महिला सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। डन। लिखें अनुसूचित जाति की एक महिला, एससी महिला, दक्षायनी बेलायुधन, दक्षायनी बेलायुधन, नाम लिखा आगे, दक्षायनी बेला युधन, दक्षायनी बेला युधन। अगला, एकमात्र मुस्लिम महिला, भाई मैं साफ लिख देता हूं, लोग दक्षायनी बेला युधन। चलो, एकमात्र एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल, बेगम इजाज रसूल। आगे लिख देना यूपी से, एग्जामिनर और भी आगे जा सकता है, लिख दो यूपी से बेगम इजाज रसूल। अच्छा, दक्षायोनी बेलायुधन में लिख देना। आगे लिखना चाहो तो केरल से थी। कहां से थी? केरल से। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर वो क्वेश्चन बनाए और ऐसे पूछे कि संविधान सभा में, हेलो, संविधान सभा में एकमात्र अनुसूचित अनुसूचित जाति की महिला थी, ऑप्शन दे देगा। ए सरोजनी नायडू, बी ऐसे लिख देगा नाम, तो उसमें आप आंसर बताओगे दक्षायोनी बेला युधन। पता है कभी कभी एग्जामिनर बहुत स्मार्ट बन जाता है। वो स्मार्ट जब बनता है, जब जितना मास्टर पढ़ाता है उतना पूछ लेता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लिखे कि संविधान सभा में एकमात्र अनुसूचित जाति की महिला थी दक्षायोनी बेला युधन। इनका संबंध किस राज्य से था? इसे राज्य भी लिखते चलो, ये एडवांस लेवल पे हो जाएगा। केरल हो गया, डन। और नीचे क्या नाम लिखा आपने? हाँ, अब लिखो बेगम इजाज रसूल यूपी। एकमात्र, अब नेक्स्ट लिखो, एकमात्र देसी रियासत की महिला। ये सब आपने कहीं पढ़ा था पहले?
बस, तो ऐसी चीजें पढ़ो तुमने पढ़ी ना हो, बाकी तुम पढ़ी लोगे। एकमात्र देसी रियासत की महिला, एकमात्र देसी रियासत की महिला, लिखो मैडम एनी मस्करीनी, मैडम एनी मस्करीनी। मैडम एनी मस्करीनी। और आगे लिख दो त्रावणकोर। कहां से थी ये? त्रावणकोर। मैडम एनी मस्करीनी कहां से थी? त्रावणकोर। डन हो गया? चलो अब लिखो संविधान सभा में और समुदाय। ये हो गया आपका काम पूरा। अब लिखो संविधान सभा में अन्य समुदाय। अन्य समुदाय, अन्य समुदाय डालो हेडिंग, अन्य समुदाय। अदर लोग कौन कौन थे? एकमात्र पारसी नेता, एकमात्र पारसी नेता बराबर पीएच मोदी, एकमात्र पारसी नेता बराबर पीएच मोदी, पीएच मोदी। डन। साम्यवादी नेता, साम्यवादी नेता सोमनाथ, सोमनाथ लाहिड़ी, लाहिड़ी। ठीक है। आंग्ल भारतीय नेता सोमनाथ लाहिड़ी हो गया। नेक्स्ट अगला आंग्ल भारतीय नेता फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक। सही है, काफी है, इनको याद कर लोगे। चलो, अतः इस प्रकार भारत की संविधान सभा, अतः इस प्रकार भारत की संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा नहीं थी मित्रों। अतः इस भारत की संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा नहीं थी। हिंदुओं की सभा है क्या बेटा? क्या कह रहा है? आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? आंग्ल भारतीय आगे आप पढ़ोगे। आंग्ल भारतीय वो लोग होते हैं जिनके पापा जो है ना वो यूरोप से हो और मम्मी हो भारत से, उन्हें कहते हैं आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस। क्या कहते हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 में नहीं, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 2 में इसकी परिभाषा है। 333 में लोकसभा में बनते हैं। ये सब बताऊंगा आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। ठीक है, तो आंग्ल भारतीय लोग होते हैं वो जिनके पापा कहां से हो। लिख दो, लिख दो, लिखोगे क्या? वही 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 किसको फोन कर रहा है मुझे? चलो हो गया डन। एक लाइन, एक नोट और लिखो, नोट डाल के, एक नोट डाल के लिखो इस बार नया सा। लॉर्ड विस्काउंट ने, लॉर्ड विस्काउंट, विस उगलता था ये गधा, वैसे लॉर्ड नहीं डॉग होगा एक, पर आप लॉर्ड लिख दो। सारे अंग्रेज जो है वो डॉग ही थे, कुत्ते थे, तो इनके आगे लॉर्ड नहीं लगाना चाहिए, पर आप लगा लो अभी। ये सब डॉग थे, डॉग रिपन, डॉग लिपन। तो लिखो लॉर्ड विस्काउंट ने भारत की संविधान सभा को, भारत की संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। हिंदुओं का निकाय कहा था। क्या कहा था? हिंदुओं का निकाय, हिंदुओं का निकाय। डन, डन। और चर्चिल जो था ना, चर्चिल, विस्टिन चर्चिल,
तो चर्चिल ने भी बाद में यह कह दिया था कि भाई भारत की संविधान सभा केवल हिंदुओं की है, संविधान सभा की कांग्रेस है, कांग्रेस की सब कुछ है इसमें, तो बाद में इसमें हिंदुओं की सभा इसने भी कहा था। पर आप डिस्काउंट का फेमस है, डिस्काउंट पूछ लेता है एग्जाम में, याद रखना इसको। डन हो गया। चलो अब डालते हैं संविधान सभा के चुनाव का परिणाम। डालो संविधान सभा के चुनाव का परिणाम। चुनाव का परिणाम, संविधान सभा के चुनाव का क्या है? परिणाम। परिणाम, संविधान सभा का चुनाव कैसे कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या आया, या उसका परिणाम हम किसे कहेंगे, क्या क्या रिजल्ट आया संविधान सभा के चुनाव का परिणाम। देखो संविधान सभा में चुनाव का जब परिणाम आया तो उससे क्या क्या हुआ। देखो संविधान सभा के चुनाव के परिणाम में मेरे लाडले 208 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। किसको मिली? कांग्रेस ने जीती 208 सीटें। कितनी जीती? 208 सीटें। सुनो 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने। कितने जीती? कितनी जीती? ये कंफ्यूजन था उन बच्चों को, यहां 79 बता रहे थे वो मुस्लिम लीग की सीटें, मुस्लिम की सीटें थी, और मुस्लिम तो भाई कांग्रेस में भी तो थे। कितनी सीटें जीती? 73 सीटें। कितनी जीती? 73। मुस्लिम लीग 73 जीती। इसके बाद आप देखेंगे 15 सीटें थी, 15 सीट इसमें अन्य थे, 15 में 8 थे निर्दलीय। क्या थे? 8 थे निर्दलीय, जो बिना दल के हुआ करते थे, यानी निर्दलीय थे 8 थे निर्दलीय, और 7 थे अन्य दल। अन्य दल में छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, जैसे कृषक कृजा पार्टी, नाम सुना आपने? कृषक कृजा पार्टी, कृषक कृजा पार्टी। ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी कृषक कृजा पार्टी। ऐसे है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती ना शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का बाकी 7 सीटें हुआ करती थी। तो 208, 73 और 15 जोड़ो कितना हुआ? जोड़ो क्या हो गया? 296 हो गया। जोड़ लो कैलकुलेटर से, पक्का। 200 और 93 सीटें किसकी थी? राजा रजवाड़े। अब बताओ मुझे इसमें ज्यादा सीटें किसको मिली हैं? किसको मिली हैं? तो लोगों ने कहा, ग्रेडमिल ऑस्टिन कहता है, क्या कहता है? ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। क्या कहा? संविधान सभा ही और कांग्रेस ही क्या है? और कांग्रेस ही क्या है? कांग्रेस ही संविधान। ये वाली बात सुन के किसको मिर्ची लगेगी? मुस्लिम लीग। किसको लगेगी? मुस्लिम लीग को लगी मिर्ची। और मुस्लिम लीग ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, और मुस्लिम लीग ने इसी आधार पर विभाजन की बात करी। अब देखते विभाजन कैसे होगा, पहले आप बनाओ। संविधान सभा के चुनाव का परिणाम आया। संविधान सभा के चुनाव का परिणाम आया, जिस परिणाम में लिखो कांग्रेस को 208 सीटें, 208 सीटें, हरे कृष्णा। मुस्लिम लीग को 73 सीटें, 73 सीटें। पंद्रह सीटें, जिसमें से लिख दो 8 निर्दलीय, 8 निर्दलीय और 7 छोटे दल। छोटे दल जैसे कृषक कृजा पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। भी फायदा नहीं नाम लिखने का, मैं चाहूं तो सारे लिखा सकता हूं। कृषक कृजा पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, साम्यवादी दल, लेकिन आप छोड़ दो सिख पार्टी, आपको जरूरत नहीं लिखने की, एग्जाम्पल लिख के छोड़ दो। 7 अन्य दल जैसे कृषक कृजा पार्टी, ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसका नाम लिख दो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। डन। लिखे चुनाव परिणाम में, पैराग्राफ चेंज, मतलब नीचे लिखो चुनाव परिणाम में
अधिकांश सीटें कांग्रेस को मिली, अधिकांश सीटें कांग्रेस को मिली। किसको मिली? कांग्रेस को मिली। दिखी रही है सामने, मुस्लिम लीग से 3 गुनी अधिक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी गुनी अधिक? मुस्लिम लीग से 3 गुनी अधिक। 3 गुनी हुई ना, लगभग 3 गुनी अधिक। लिख दो इस बात को, 3 गुनी अधिक, अंडरलाइन। क्वेश्चन है सब, कुछ बकवास नहीं चल रहा है यहां पे, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे, कुछ आरएएस के, कुछ यूपीएससी के, कुछ यूपीपीसीएस के, सब मिक्स है। डन। मैंने पहले आरएएस में पढ़ा ना, राजस्थान में। आपने मेरी वीडियो पे राजस्थान में देखी होंगी। सबसे पहले आरएएस में सबसे टफ पॉलिटी भारत में आरएएस की आती है, सबसे टफ पॉलिटी। आईएएस उसके बाद आता है। वो ऐसे फैक्ट पूछता है ना आरएएस, पेपर देखना कभी उसका, धुआं उड़ा देगा तुम्हारा, धुआं। बहुत टफ फैक्ट पूछता है वो, बहुत टफ। ये सब उसी ने पूछा है, सोमनाथ लाइडी वाइडी, किसी किताब में नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे मिक्स कर रहा हूं, सब मिक्स है। तो 8 लिखो निर्दलीय, 7 लिखो अन्य। डन। तीनों सीटें उसको प्राप्त हुई। लिखे, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है? ग्रेनविल ऑस्टिन, अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट नाम है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, ऑस्टिन ने कहा, संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही संविधान सभा है। अरे बोलो हां। और कांग्रेस ही संविधान सभा है। कोई डाउट? कोई डाउट? सामान्य में सब थे, ओबीसी भी था, जनरल भी था, पंडित भी, ब्राह्मण सब होंगे ना उसमें, जनरल है वो उसी में थे, सब सब मिक्स करके। चलो भाई, तो क्या हुआ? संविधान सभा कांग्रेस है, कांग्रेस संविधान सभा है। अब इसी आधार पे कांग्रेस मुस्लिम लीग को लगी मिर्ची, लिखना नहीं है। अब मुस्लिम लीग को क्या लगी? क्या लगी? और मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें संविधान सभा में भाग नहीं लेना, भाग। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी आधार पे 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को भारत की संविधान सभा का विभाजन हो गया। क्या हो गया? संविधान सभा का क्या हो गया? संविधान सभा का विभाजन हो गया, विभाजन हो गया। अब भारत की संविधान सभा की सीटों की संख्या कितनी थी? पहले 300। अब पापी पाकिस्तान अलग हो गया, तो सीटों की संख्या बची 299। कितनी बची? 200। तो स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की सीटों की संविधान सभा की संख्या 200, और आजादी से पहले पापी पाकिस्तान के साथ सीटों की संख्या 300, कैबिनेट मिशन में सीटों की संख्या 300, और 3 जून के बाद 200। अब ये 299 बची संविधान सभा की सीटों की संख्या। यही लोगों ने हमारा संविधान बनाया, ना कि 389 ने। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? अब सुनो, ये 299 जो थे, इस 299 गुरुजी कैसे बटा? देखो अब सुनो, एग्जामिनर मतलब देखो, एग्जामिनर ना, एग्जामिनर जो है वो कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है, हम कितना आगे चल रहे हैं। जैसे मान के चल मेरे लाडले कि 299 सीटें बची। अब 299 सीटों में से आप देखोगे तो कितनी सीटें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां थी 389 में से कितनी सीटें थी उसकी नहीं 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 नहीं, नहीं। ब्रिटिश प्रांत की सीटें कितनी थी? कितनी थी? 200। यहां बची ब्रिटिश प्रांत की 226। डन। यहां कितनी सीटें थी कमिश्नरी की? 4। यहां सीटें बची कमिश्नरी की 3। बलूचिस्तान चला गया था पाकिस्तान में। यहां कितनी सीटें थी राजा रजवाड़ों की? कितनी थी?
यहां सीटें बची 70। कितनी बची? 226 और 70 कितना हुआ? 200 और 3 200। तो ये थे ब्रिटिश प्रांत। अभी सुन लो, आज तक जो एग्जाम है उनमें ये प्रश्न आते हैं, ये वाला प्रश्न आता है, इधर वाला, ये वाला आता है, ये कभी नहीं आया। और जो कि पॉलिटी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इको इको विको इसमें ऐसे फैक्ट पूछ लेना, इसमें ना सिंपल चीजें हैं और सारा बच्चा कर लेगा जो स्टैंडर्ड मास्टर से पढ़ा होगा, अच्छे मास्टर से, वो कर ले जाएगा। तुम लटक जाओगे यार, तुम रह जाओगे रखा पी का पी झटने में रह जाओ। लिखो गधो तेजी के साथ। 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हो गया। 3 जून 1947 को। मजा आ रहा है पूरा? पक्का बोलो। हाँ ठीक है। इट्स नॉट बाबा क्लास, किंग क्लास। दिस क्लास इज अ किंग क्लास। फील लाइक ए किंग, बी लाइक ए किंग, एक्ट लाइक ए किंग। बोल गए? बोलो हाँ। गुड। लिखो संविधान सभा का विभाजन। लेकिन 3 जून 1947 को संविधान सभा का क्या हो गया? हो गया। विभाजन के बाद 299 सीटें बची। 299 सीटें बची। कितनी सीटें बची? 299 सीटें बची। अब 299 को बांटो जैसे मैंने बांटा है। शकल देखना शुरू कर देते हो एकदम। 299 सीटें बची। श्री कृष्ण आय नमः। बांट दिया? हो गया काम? चलो आगे बढ़े। अब टॉपिक डालो संविधान। अब जो आप बनाते हैं संविधान, क्या बनाते हैं? चलो डालो भारत के संविधान का निर्माण। अब डालें संविधान सभा की बैठक होंगी। अब अभी 299 आदमी क्या बनाएंगे भारत का? हाँ तो लिखो संविधान सभा की बैठक है। नेक्स्ट हेडिंग संविधान सभा की बैठक है। अब बैठक है, सोच रहा हूं कल शुरू करूं क्योंकि बैठक में अलग आनंद है। बैठक एक साथ पढ़ेंगे हम, हैं? बैठक भी तुमने पढ़ी नहीं है अभी। क्वेश्चन पूछ के देखें? पूछे? चलो अब जो हमसे पढ़े होंगे वो तो आंसर दे देंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कितनी तारीख को हुई थी? कितनी तारीख को? दूसरी बैठक कितनी तारीख को? तीसरी। संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक कितनी तारीख को? देख किस किस को पता है? हाथ उठाओ 11 तारीख वाले। तुम सब गधे हो। तीसरी बैठक तुम उससे ही बड़े गधे हो। कल बात करेंगे। चलो